जी अस्सलाम एवरीवन, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इस कोर्स की ओरिएंटेशन में आप हमारे साथ जो है वो अलाइन हुए। तो सबसे पहले तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आज बेसिकली हमारा जो मकसद यहाँ पर है वो मकसद ये है कि जी हमने एक 2 और 2.5 मंथ्स का एक कोर्स फिजिकली बैच बनाने के लिए हम जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि बेसिकली पाकिस्तान में सेल्स टैक्स काम कैसे। इस कोर्स को डिजाइन हमने इस तरीके से किया है, इसको प्लान इस तरीके से किया है कि इसमें सेल्स टैक्स की जितनी भी आप ये कह लें कि जी उसके वो कह सकते हैं कि जी उसके जो भी प्लस माइनस हैं या जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे के सारे हमने इसमें पूरी कोशिश की है कि हम अपने इस सेल्स टैक्स मास्टरी कोर्स के अंदर एंटर करें। अब आप सब जाहिर सी बात है जिस मकसद के लिए यहाँ सब मकसद के लिए आप सब यहाँ पर हैं, वो मकसद आपका पूरा हो। और हम जो चीज़ आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, हम जो ट्रेनिंग आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, हम उस मकसद में कामयाब हों, उसी चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें आपको डिलीवर करेंगे वो अप टू द मार्क और अप टू द स्टैंडर्ड होंगी। बेसिकली मैं आपको सेल्स टैक्स मास्टरी से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स को फर्दर करने से पहले कि जी आप जिस इदारे में इस वक्त बैठे हुए हैं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन, जिसे हम नॉर्मली एब्रीविएटेड फॉर्म में आईसीटी कहकर बुलाते हैं। जो बंदे नाचीज आपसे मुखातिब है जी, मेरा नाम शहीर मिर्जा। मैं इस वक्त कराची कैंपस में एज ए कैंपस हेड जो है वो चीज़ों को देख रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इस वक्त लास्ट 2 से 3 साल से आईसीटी से के साथ एक लीड इनकम टैक्स सेल्स टैक्स कॉर्पोरेट जो है वो अलाइन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 17 to 18 फ्रॉम दैट मेरी अपनी फर्म है जिसमें मैं टैक्स सर्विसेज, कॉर्पोरेट सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, फाइनेंस बुक कीपिंग सर्विसेज वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। उसका लिंक हो सकता है बहुत से लोग ऐसे आप पहले से जानते हो सकता है ना भी जानते हो, तो उनके लिए मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अच्छा जी, सेल्स टैक्स मैस्टरी बेसिकली डिजाइन जो किया गया है वो आईसीटी ने फर्स्ट टाइम फिजिकल बैच पाकिस्तान कराची के अंदर लॉन्च की है। अब आईसीटी बेसिकली अब ये करने के लिए जा रहा है कि जितने भी कोर्सेज हम इस वक्त तक ऑनलाइन आपको डिलीवर कर रहे थे, अब उनको कराची में बैठ के फिजिकली एक उसके अंदर कोशिश और काविश ये है कि हमने ये जो मिशन उठाया है कि जिनने फिजिकल क्लासेस देनी है, ये समझते कि जो सेल्स एक्स मास्टरी हमारा इसमें ये पहला जो सेशन है वो फिजिकली होने के लिए जा रहा है। वैसे तो ऑनलाइन सेशन हम बहुत दे चुके हैं, लेकिन हम कराची की पब्लिक के लिए, कराची के लोगों के लिए सेल्स टैक्स मास्टरी फर्स्ट टाइम जो है वो कराची से जो है उसको इनिशिएट करना चाह रहे हैं फिजिकली। ऑल्दो ये कोर्स पाकिस्तान से बैठे हुए कहीं पे भी जो लोग बैठे हुए हैं जो वो भी सुन रहे होंगे लोग, जो क्लासेस हमारी चलेंगी, जो हमारे ट्रेनर कोर्सेज आएंगे, जो चीज़ें आपको बताएंगे, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर आपको इसी तरीके से बता रहे हैं ऑनलाइन वालों को जिस तरीके से यहाँ जो लोग फिजिकल बैठे हैं उनको बताऊँ। ठीक है जी। आईसीटी बेसिकली साल पुराना है। 5 साल पहले जो इसके फाउंडर है जी मिस्टर बशारत अली राय साहब, उन्होंने इसकी जो है वो इनॉग्रेशन की थी। और उस वक्त सिर्फ हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट की थी सिर्फ टैक्सेशन की फील्ड के अंदर। और आज हम बेसिकली क्या करने के लिए जा रहे हैं, आज हम बेसिकली यूएसए टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स पाकिस्तान, दुबई टैक्स, सऊदी टैक्स, यूके टैक्स, यूएई टैक्स, कैनेडियन टैक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास डिजिटल कोर्सेज हैं जिसमें मेडिकल बिलिंग है, जिसमें ट्रक डिस्पैचिंग के कोर्सेज हैं, जिसमें एआई के कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को हमने इनिशिएट कर चुके हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली आईसीटी का एक मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव ये है
के ऊपर काम करना है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने जो रिसीवर्स हैं बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है उनको क्या दे रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं। क्या वैल्यू दे रहे हैं? हम उनको ये वैल्यू दे रहे हैं कि जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ हम आपको ट्रेन करवा रहे हैं सर, उसके साथ साथ हम चीज़ों को प्रैक्टिकल लिंकअप करके आपको समझा और पढ़ रहे हैं। अगर मैं सेल्स एक्स मास्टरी की सिर्फ इस वक्त बात करूं तो सिर्फ आपको कानून नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने रिटर्न कैसे फाइल करना है, क्यों फाइल करना है, कहाँ से फाइल करना है, किन किन पोर्टल्स के ऊपर आपने इसको फाइल करना है। वो सारी जो है वो आपने यहाँ पर सीखनी, समझनी और अंदर आपको समझानी है। ठीक है जी। सो बेसिकली इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो इस वक्त अराउंड 2 से ढाई महीने का है। और इसमें इस वक्त हम जो ये कोर्स आपको प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं, ये फिजिकली तो कराची से हो रहा होगा, लेकिन हाइब्रिड मोड के ऊपर राजस्थान से जो बंदा भी इसको सुनना चाहे कोर्स बेहतर वहां पर ले सकते हैं। एज सच कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा इस चीज के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि हमारे जो इस कोर्स के सेल्स टैक्स मास्टरी के जो बेसिकली जो ट्रेनर है वो रहमान इलाही साहब है। मैं रहमान इलाही साहब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली वो मेरे भी टीचर हैं। ठीक है जी, मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम रहमान साहब से जो है वो अपने उसके ऊपर जो हम एडवाइस भी लेते हैं। बहुत सारे केसेस रहमान साहब हमारे डील भी कर चुके हैं, और ऐसे केसेस रहमान साहब बेसिकली एक आईसीएम में फाइनलिस्ट हैं, और इनका इनकी अर्ली जो है समझ लेंगे कि टीचिंग का एक्सपीरियंस भी रह चुका है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी रह चुका है। अब बजट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी इनके बड़ी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रह चुकी है, लेकिन इनकी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो इनका पिछले 20, 30, 25 वो वाइड हो चुका है कि उनके पास फर्म की प्रैक्टिस के अलावा ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब रहमान साहब से हमने बड़ी गुजारिश की है, अब ये इस बात गवाही देंगे कि मैं इनके साथ लाइन अप हूँ कि जी आपने ये कोर्स पढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रहमान साहब ने अब हमें टाइम दिया है, और अब वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला वो 2 से ढाई महीने का ये जो आपका कोर्स है सेल्स टैक्स मास्टरी का, वो आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे, और जो इनका 30, 35, 40 साल का जो तजर्बा है वो इंशाल्लाह ताला वो वैसे डिलीवर करेंगे जिस तरीके से डिलीवर करने का एक राइट बनता है उनका। और राइट जी, आप इतने हाईली एक्सपीरियंस रिसोर्स को आपके सामने रखने का और लाने का मकसद ही यही है कि वो जो 40 साल का जो निचोड़ है, जो 35 साल का जो निचोड़ है, वो आपके सामने रख दिया जाए कि आपको पता लग जाए कि जी पिछले 40 सालों में पढ़ाने को सेल्स एक्स मास्टरी मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको नॉलेज देने को मैं भी नॉलेज दे सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ इस कोर्स का जो ज्यादा बेहतर तरीके से हक अदा कर सकते हैं वो रहमान साहब मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से हक अदा कर सकते हैं इस चीज का। तो मैं बगैर ज्यादा इनका आप लोगों का टाइम लिए हुए रहमान साहब को जी दावत दूंगा कि जी वो प्लीज आए और वो अपना एक तारुफ और इस टिल वो आप हैं। और चीज होंगी वो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपका बिल्कुल लास्ट में होगा। मैं जिस क्वेश्चन होता है तो प्लीज उससे गुजारिश वो भी हैंड रेज अपना कर सकता है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को मैं डील कर लूंगा, जो फिजिकल पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ बैठे हैं उसके लिए जो है वो रहमान साहब जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है टैकल कर लेंगे। मैं वंस अगेन इनको बुलाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे प्लीज बताइएगा कि आप सबको आवाज हमारी क्लियर आ रही है या नहीं। ये बिल्कुल आ रही आवाज है आ सर। रही क्लियर है ना आवाज? जी, आवाज आपकी क्लियर है। लेकिन ये बीच बीच में ना थोड़ा ग्लिच आ रहा है आपकी वॉइस में। अच्छा जी, और किसी को ये चीज फील हो रही है कि जी बीच बीच में आवाज जो है वो ग्लिच आ रहा है? यस जी सर। ऐसा ही है। बीच में अच्छा जी। थोड़ी अटक रही है आवाज। अस्सलाम अच्छा जी, वालेकुम। थोड़ा यस सा चलिए। गिले इधर आ रहा सही है, है। वैसे सही है सर। ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा जी। सर बीच में अटक रही ठीक है। है। अच्छा जी, चले ठीक है, इसको देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, मैं यहाँ मेहमान पे साहब इन्फॉर्म करना चाहूंगा जो है असल में आप थोड़ा सबसे सा गुजारिश है कि अप एंड जो डाउन है ना, ऑनलाइन क्योंकि एक्चुअली का पार्टिसिपेंट से गुजारिश ये इनका है कि प्रॉब्लम है अपना शायद। माइक ऑफ रखिएगा Same problem is here. जब तक अलाउ न किया जाए। काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर आपको जो है आपको आंसर कर दिया जाएगा। इसकी वजह ये आपसे गुजारिश करने की कि अगर आप अपना माइक बंद रखेंगे तो रहमान साहब इतने एनेबल होंगे कि वो आपको वो पूरा समझा सकें
कि वो 2 से ढाई महीने के इस कोर्स में क्या करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आप बीच में बार बार माइक ओपन करके बातें करते रहेंगे या आपका ध्यान नहीं होगा और यहाँ पर जो है ना वो क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। तो मेरी आप सबसे वन सेकेंड गुजारिश है कि काइंडली अपने माइक बंद रखिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले, मैं खुद पर्सनली उसको जो है उनका जो क्वेश्चन है उनको एड्रेस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच शहीर आपका। इन्होंने ज्यादा ही इन्होंने तारुफ करा दिया। बहरहाल मेरा नाम रहमान इनाई है और मेरी फर्म आरी एसोसिएट से काम किया है। और जिस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट मैंने की थी एज एन अकाउंटेंट टेक्सटाइल मिल में, वहाँ हम जॉब करते थे। वहीं से फिर ब्रीफली पार्ट टाइम आदमी ने काम पकड़ना शुरू किया। इस सेल्स टैक्स लॉ से पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी का लॉ होता था जिसमें मुख्तलिफ तरीके कार होते थे। और 1991 में सेल्स टैक्स एक्ट आया था। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब एक्सपो में बैठ के इतना पतला सा हमें किताबचा देके गए थे कि अब ये जो है आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म और आज से सेल्स टैक्स एक्ट 1990 शुरू हो गया। तो है बहरहाल बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। तो वो इंशाल्लाह आप बातचीत होती रहेगी, करते रहेंगे। और जिसका इन्होंने शहीद ने आपको बताया। जी जी, आ जाए आ जाए। अब अभी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ये कोर्स मॉड्यूल है हमारा। सबसे पहले तो इसमें ये है सेल्स टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं ये जो मॉड्यूल है वो आपको डिफाइन करके और हर मॉड्यूल की थोड़ी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सेल्स टैक्स बेसिक्स, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेल्स टैक्स का है वो आपको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। फिर सेल्स टैक्स रिटर्न नॉर्मली एक ही होती है लेकिन मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग होगी, इंपोर्टर के हिसाब से अलग होगी, होलसेलर की अलग होगी और रिटेलर की अलग होगी। इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है सेल्स टैक्स इनवाइसिस का। अब सेल्स टैक्स इनवाइसिस तो एक फिजिकली इशू होती है और आजकल एक नया सेल्स टैक्स इनवाइस का ये पूरा मैनेजमेंट लाइन डिजिटल इनवाइस के थ्रू ये सारा होता है। जब ये आगे चलेंगे तो इसको तफसील से बताएंगे। सेल्स टैक्स रिफंड, ये एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स है कि किसको रिफंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इस वक्त जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्टर भी है यानी मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, उनको बआसानी रिफंड इशू हो जाता है क्योंकि टेक्सटाइल को गवर्नमेंट बड़ी फैसिलिटी देती है। वो यहाँ अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और उनका डाटा जो है ऑनलाइन सारा मैच हो जाता है तो आराम से रिफंड हो जाता है। उसके बाद सेल्स टैक्स अपील का मामला उस वक्त होता है कि आपने एक रिटर्न सबमिट करी, उस रिटर्न पे कोई डिस्क्रिपेंसी डिपार्टमेंट ने फाइंड करी, उसमें उसने नोटिस किया। नोटिस जो आमतौर पर होता है वो सेक्शन 11 के तहत होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको भी ब्रीफ कर देंगे। वहां आपने किसी डिप्टी कमिश्नर ने या असिस्टेंट कमिश्नर ने या कमिश्नर साहब ने आपको नोटिस दिया, वहां वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया, तो आपके पास ये कमिश्नर अपील का फोरम है जो आप डायरेक्ट कमिश्नर अपील के पास भी जा सकते हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। तो इसमें की तफसीलें देखेंगे। फिर ये IRIS की जो पोर्टल प्रैक्टिस है इसमें हम कोशिश करेंगे अपने टॉपिक के साथ साथ जिस वक्त हम सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के टॉपिक पे आएंगे तो उस वक्त हम IRIS से स्टार्ट करेंगे और न सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे बल्कि आगे इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले ये कहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स। तो नंबर 1 लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये मेरा ख्याल है मेजोरिटी शायद आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें जो आपका कोई विथहोल्ड हो चुका होता है ये आपकी फर्दर जो लायबिलिटी होती है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे आप हैं, आपका नाम सिद्दीक 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 साहब ने अपनी रिटर्न फाइल करी। अब इन्होंने जो अब सैलरी इंडिविजुअल थे या बिजनेस थे, अब रिटर्न फाइल करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी बनी वो टैक्स पे करेंगे विच इज डायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स यानी सेल्स टैक्स यानी जो जब भी सेल्स होगी उस पे सेल्स टैक्स आपका लगेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए होता है कि
मैंने एक चीज मैन्युफैक्चरर से मिसाल के तौर पे किसी एक प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक बैटरी परचेज करी किसी एक्साइड पाकिस्तान से, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर। उसने मुझे सेल्स टैक्स इनवाइस की और उस पे उसने सेल्स टैक्स आउटपुट चार्ज किया, वो मेरा इनपुट टैक्स हो जाता। मैं आगे सिद्दीक साहब को या आपको या किसी होलसेलर को या रिटेलर को जब मैं वो इनवाइस करूंगा तो मैं उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज करूंगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कि ये टैक्स जो है वो ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम वन टू अनदर। यानी मैन्युफैक्चरर से आप समझ लें डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, और रिटेलर रिटेलर के बाद जो एंड कंज्यूमर, जो मैं गाड़ी लेकर गया और मैंने अपनी बैटरी से ले ली, तो वहां पे वो एंड हो जाता है, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। क्योंकि बिना लेमैन मैंने बैटरी खरीदी और मैंने आगे किसी को इनवाइस नहीं की। जब तक वो इनवाइस होती रहेगी उसमें वैल्यू एडिशन के साथ आगे टैक्स चार्ज होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का, और इसमें सेल्स टैक्स भी आ गया। अच्छा, ये डिफरेंस मेरे ख्याल है बिटवीन सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स इसमें भी आ गया। थोड़ा सा इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड ऑन सेल्स, परचेज, import and manufacture of goods and on certain services. It is called indirect because the registered business collect it from the customer and deposit it with the government. The tax burden passes through the seller rather than being paid directly by them. मेरा ख्याल है यही शायद मैंने आपको ब्रीफ किया। अच्छा, अब इसमें सेल्स टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड्स पे और एक होता है सर्विस पे। गुड्स का मकसद ये है, ये सारी गुड्स पड़ी हुई यहाँ पे। सर्विसेज का मतलब है मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ आपको। तो जो गुड्स होगी उसका एम्बिट चले जाता है हमारा एफबीआर के पास, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और जो सर्विसेज है वो इन्होंने आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस को दिया हुआ है, जिसमें सिंध में एसआरबी, पंजाब में पीआरए, और खैबर पख्तूनख्वा में केपीआरए, और बलूचिस्तान में बीआरए। इस्लामाबाद टेरिटोरी की जो सर्विसेज है वो डायरेक्ट एफबीआर के पास ही जाती है, वो उन्होंने अपने पास ही रखी है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, सॉरी अपना सर्विस और गुड्स का डिफरेंस ये है कि गुड्स की एम्बिट हमारे पास एफबीआर की तमाम गुड्स। गुड्स में भी डेफिनेशन है कि कुछ जो टैक्स लगता है वो टैक्सेबल गुड्स पे लगता है, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो जीरो रेटेड होती है। अब जीरो रेटेड कौन सी होती है? एक तो इसमें 5th शेड्यूल है जिसके तहत जीरो रेटेड गुड्स को डिफाइन किया हुआ है, वो सारी गुड्स जो हमने यहाँ से उठा के एक्सपोर्ट कर दी तो वो सारा का सारा जो है जीरो रेटेड गुड्स में आ जाता है। कुछ एग्जाम गुड्स होती हैं जो इस सेल्स टैक्स एक्ट में 6th शेड्यूल है उसमें पूरा एक डिफाइन किया हुआ है, जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता इसको इस करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम और प्रेशर है बहुत ज्यादा आईएमएफ का कि जी आप जो है वो अब जितनी भी मतलब पाकिस्तान की आवाम है उनको आप एग्जेम्पशन कम से कम दें, और जितना विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट खून निचोड़ सकते तो निचोड़ दें थ्रू सेल्स टैक्स। क्योंकि सेल्स टैक्स में बहुत आसान है, पेट्रोल पे लगा दिया, पेट्रोल के बाद जैसे दूध पे लगाया इन्होंने लास्ट ईयर, जो खुला दूध है उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो ऑल पर्स और आपका मिल्क पैक है इसमें इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। तो ऑटोमेटिकली अगर आप 200 रुपए का डब्बा लेते थे तो अब 236 रुपए का हो गया। तो इस तरीके से अच्छा वो कलेक्शन भी आसान है कि मैन्युफैक्चरर ने लगाया तो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने लगाया तो होलसेलर को दिया। जैसे वो इनवाइस करेगा अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, इनपुट आउटपुट के एडजस्टमेंट के बाद जो डिफरेंस है और अनरजिस्टर्ड को देगा तो फिर वो फर्दर टैक्स भी पे करेगा। अच्छा जी, अब कहते हैं डिफरेंस बिटवीन दी जनरल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स, मतलब वर्ल्ड वाइड वैट यूज होता है, जैसे आप सुनते होंगे कि दुबई में वैल्यू एडिशन टैक्स है, बाकी ये सिमिलर एक ही बात है, जनरल सेल्स टैक्स और वैट, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अच्छा जी, सेल्स टैक्स लॉ इन पाकिस्तान इसकी हिस्ट्री ये है कि सेल्स टैक्स वाज प्रोविजनल लेवी बिफोर द इंडिपेंडेंस, एडमिनिस्ट्रेटेड इन पंजाब एंड सिंध। It becomes a federal subject in 1948, then was enacted in the General Sales Tax Act. The modern Sales Tax Act 1990 replaced in 1951 Act, extending tax from manufacturing import to full supply chain, distribution, wholesale and retail. जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1951 में सेल्स टैक्स, लेकिन उसको एक लिमिट क्या हुआ था, लेकिन फेडरल एक्साइज ड्यूटी तमाम लोगों पे था, उसके रूल्स अलग थे, रेगुलेशन अलग थे, और ये सेल्स टैक्स के अलग थे।
थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में ये होता था कि आप जिस वक्त आपने अपनी फैक्ट्री से या दुकान से माल को डिस्पैच करना है, जिस वैल्यू का डिस्पैच करना है, आपने गवर्नमेंट को उस वैल्यू का सेल्स टैक्स जमा कराना होता है एडवांस में। जबकि सेल्स टैक्स लॉ में क्या होता है कि आप पूरे महीने इनवाइसेस करते हैं, माल बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हर ट्रांजेक्शन पे आप सेल्स टैक्स इनवाइस जनरेट करते हैं, उसको आप अपने कस्टमर को देते हैं। जब ईयर एंड हो जाता है तो आप तमाम इनवाइसेस को मतलब पूरी कंपटीशन करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो आपका इनपुट होता है। अब इसमें मतलब मुख्तलिफ मेथडोलॉजी है कि मैन्युफैक्चरर की कैलकुलेशन अलग होगी, होलसेलर की अलग होगी, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की एक होगी, रिटेलर की अलग होगी। ये फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको इंशाल्लाह आपको ब्रीफ कर देंगे। अच्छा जी, प्रोविजनल सेल्स टैक्स लॉ मैंने आपको बता दिया। रेवेन्यू अथॉरिटी फेडरल की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सिंध की सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, पंजाब की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, खैबर पख्तूनख्वा की केपी के खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है, बलूचिस्तान की बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा इसमें जो मॉड्यूल है कि वो आएगा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हमारी यहाँ दो तरह की होती है, एक होती है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन और एक होती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका नाम कामरान, कामरान साहब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये एनटीएन होल्डर भी है, इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी जारी है। कोई भी एक प्रोडक्ट की मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप की सप्लाई का काम है, लेकिन अब इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया कि ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हुए बगैर काम नहीं कर सकते। इनको ऐसे ऑर्डर मिल रहा है, ऐसे क्लाइंट कहता है जो ये कहता है कि अगर आप सेल्स टैक्स की इनवॉइस देंगे और आप सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड पर्सन है तो हम आपसे काम करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि जी हमें सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो सबसे पहले हम उनको ये चेक करते हैं कि भाई इनकी कैपेसिटी क्या है, क्या ये सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होने के बाद उस कॉस्ट को बेयर कर सकेंगे, क्योंकि जब सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो उसकी अलग कॉस्ट है। फिर आपके पास एक महीने काम है, 2 महीने काम है, 3 महीने काम है और चौथे महीने काम नहीं होता या अगले 6 महीने काम नहीं होता, तो निल की रिटर्न लाजमी सबमिट होगी। तो एक दफा आप रजिस्टर्ड हो गए तो अब ये तो ऐसे ही है जैसे आपका सीएनआईसी बन गया, और सीएनआईसी तो उसी वक्त खत्म होता है जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है। अब सेल्स टैक्स इसलिए कह रहा हूँ कि एफबीआर की जो प्रैक्टिकली बात ये है, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है खासकर कराची में, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही डी रजिस्ट्रेशन कराई है। बाकी डी रजिस्ट्रेशन हमने अप्लाई तो बहुत सारी की गई रजिस्टर्ड होने के बाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो इसलिए नहीं हो सकी कि उसकी रिक्वायरमेंट और हमारी की जो ब्यूरोक्रेसी उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि क्लाइंट कहता है इसको जो का तो आप छोड़ दें, जैसा पड़ा हुआ है पड़े रहने दें। तो एक होती है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी, जैसे मैंने बताया कि कामरान साहब ने कारोबार शुरू किया है, उनसे ये कहा, सिद्दीक साहब ने कहा जी मैं आपसे माल उस वक्त खरीदूंगा जब आप मुझे जो है सेल्स टैक्स इनवाइस देंगे। दूसरा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ गई, एक थ्रेश होल्ड लिमिटेड है कि उससे ऊपर अगर टर्नओवर हो गया, उसमें एक इनकम टैक्स का सेक्शन है 236 जी और एच। अगर किसी भी पर्सन का 236 जी और एच 1 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा विथहेल्ड हो गया, मिसाल के तौर पे एक सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सीमेंट लकी से ले रहा है या अटक से ले रहा है, तो जब लकी या अटक उसको सीमेंट की सप्लाई देगा तो सेल्स टैक्स भी चार्ज करेगा और एक सेक्शन है 236 जी भी चार्ज करेगा। तो अगर वो अब आप हैं एनटीए ने, जैसे ये कामरान साहब है एनटीए में माल खरीद रहे हैं, लेकिन सीमेंट मैन्युफैक्चरर ने इनको माल दिया और इनका 236 जी 1 लाख से ऊपर हो गया, या और बहुत सारी कंडीशन है जिसमें गवर्नमेंट को पता चल गया कि आप यू आर लायबल टू रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का एक नोटिस इशू कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले आपको वो रजिस्ट्रेशन का नोटिस इशू करेंगे, नोटिस इशू करने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे कि जी ये हम ये क्राइटेरिया है, इसके तहत आपको कंपलसरी का रजिस्ट्रेशन का नोटिस दिया, तो आप रजिस्टर्ड हो जाए, आप माने ना माने, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो आपको कंपलसरी रजिस्टर्ड कर देंगे। इसका मतलब है आप उस
क्यू में आ गए, जिसमें तमाम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है। अब आप लाजमी है कि आप हर महीने, चाहे आपको कोई बिजनेस हो या ना हो, आपने नील की रिटर्न भी फाइल करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हो गई। कंपलसरी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन तो अब आजकल कोई कराता नहीं है, वरना आमतौर पे होता है कि मैंने एक टेम्पररीली कोई काम शुरू किया तो मैं गवर्नमेंट को ऑफर करता हूँ कि जी मेरी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा दें। अच्छा जी, चेंज इन पर्टिकुलर्स इसको नहीं किया, डी रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में ऐसा होता है कि मैंने, कामरान साहब ने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराई एज ए होलसेलर, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको बरकत दी। उन्होंने कहा जी अब कुछ जरा इंपोर्ट का भी काम कर लिया जाए। तो वो फिर चेंज इन पर्टिकुलर सेल्स टैक्स, या इनका एक ऑफिस ये था, इसको चेंज करके ये दूसरी जगह चले गए, दूसरी बिल्डिंग में चले गए, प्रेमिसेस चेंज किया, तो वहां पे फिर हम चेंज इन पर्टिकुलर्स होता है थ्रू 181 के फॉर्म में हम मॉडिफाई करते हैं। 181 फॉर्म जो है वो हमारा एनटीएन से रिलेटेड है, इनकम टैक्स है। अच्छा जी, अब ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है पहले ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन। तो ब्लैक लिस्टिंग पहले नहीं होती, पहले सस्पेंशन होती है। 99% केसेस में ऐसा होता है कि कामरान साहब ने सिद्दीक साहब से माल परचेज किया। ठीक है, जिस वक्त इन्होंने माल परचेज किया, सिद्दीक साहब का नाम भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था। इन्होंने इसका इनपुट लिया और अपनी रिटर्न सबमिट करा दी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि सिद्दीक साहब ने तो है माजरत के साथ फ्रॉड किया और फेक और फ्लाइंग इमेज इशू करी। यानी कुछ ऐसा सिस्टम चलाया कि ना इनपुट दिया ना कुछ दिया, ऐसे ही इस प्रीमिसेस को सेलेक्ट किया और रजिस्ट्रेशन भी करा दी। फिर उनको सिस्टम से पता चल जाता है, हालांकि आजकल होना नहीं चाहिए जितना इन्होंने इसको ऑनलाइन कंट्रोल कर दिया, लेकिन प्रीवियस केसेस में तो वो कामरान साहब को एक सस्पेंशन का नोटिस आएगा। कामरान साहब से ये कहेंगे आपने अपने दोस्त सिद्दीक साहब से माल परचेज किया था, इन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया, तो क्यों ना आपकी रजिस्ट्रेशन को मैं सस्पेंड करूं। दूसरी जो रीजन होती है वो होती है, क्लॉज है इसमें, एक सेक्शन है 8B। 8B का मतलब ये होता है कि इंपोर्टर को छोड़ के, और इस सेल्स टैक्स में कुछ थर्ड शेड्यूल्स आइटम है और कुछ लिस्ट है, उसको छोड़ के जो ये अपनी रिटर्न जमा कराएंगे, मिसाल के तौर पे इन्होंने अपनी रिटर्न जमा कराई और इनका इनपुट है 2 लाख रुपए और इनका आउटपुट है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि लॉजिकली इनके पास 50,000 रुपए का बैलेंस सेल्स टैक्स बचा हुआ है, विच इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। लेकिन ये इंपोर्टर के उस क्राइटेरिया में 8B में एक्सक्लूड नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जो इनका आउटपुट है 1.5 लाख रुपए, उसका कम से कम भी 10% पे करेंगे, विच इज 15,000। तो इनका जो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो जो 50,000 बच रहा था, सूरत तो इनको नहीं जमा करानी, वो क्या हो जाएगा, 50,000 में 15,000 जमा होके 60,000 पास। ठीक है, ये चले आगे चलेंगे। अच्छा, अब किसी ने क्या किया, विलफुली और डेलिबरेटली उसने 8B का बेनिफिट लिया इलीगल, यानी उसको 8B का टैक्स जमा कराना था, उस पे भी आज के लिए सस्पेंशन के नोटिस इशू कर देते हैं। अच्छा, आपके पास सस्पेंशन का नोटिस इशू हुआ, अगर फेक फ्लाइंग इनवाइस थी, कामरान साहब ने कहा नहीं जी मैंने तो बिल्कुल पक्का माल खरीदा है, ये मेरे पास इसका डिलीवरी चालान है, ये मेरे पास इसकी सेल्स टैक्स इनवाइस है, और मैंने क्रॉस इन ऑर्डर चेक से पेमेंट किया है, ये मेरे पास चेक की कॉपियां हैं, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सिद्दीक साहब की भी सेल्स टैक्स की रिटर्न दे दी और बताया दे, अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो जो सस्पेंशन का नोटिस था वो विड्रॉ हो जाएगा, सस्पेंड हो गए तो रीस्टोर हो जाएगा। और ये दोनों काम नहीं हुए तो वो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है सस्पेंशन या ब्लैक लिस्ट का, कि ये सस्पेंड हुए तो इनका जितना भी बिजनेस है वो अब एक स्टेटस को की पोजीशन में आ गया, नहीं ये रिटर्न जमा कर सकते, नहीं ये किसी का इनपुट ले सकते, ना इन्होंने जिसको इनवाइस दिया उसको इनपुट मिलेगा। तो तमाम लोग जो है वो टारगेट करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम बनाई है कि एफबीआर की, के बजाय इसके के एफबीआर इनके खिलाफ कार्रवाई ले, इनसे मुंसलिक जितने भी लोग होंगे
इन्होंने जिसको माल बेचा होगा या जिससे माल खरीदा होगा, एक तो जिसको इन्होंने सप्लाई दी होगी वो तो सबसे पहले इनकी पेमेंट रोक लेगा, बोले भाई ये अपना मसला हल कराओ फिर मेरे पास आना। तो मतलब और ब्लैक लिस्ट हो गए तो और होता है। बहरहाल ये सारे मामला रिजॉल्व हो जाते अगर आपके पास एक सॉलिड मटेरियल हो, आपका कंसल्टेंट अच्छा हो, जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसको आपके बारे में भी पता हो, आपकी प्रोडक्ट की भी बारे में पता हो, आपकी ग्राउंड रेट रियलिटी भी पता हो, और वो डिपार्टमेंट में भी फाइट कर सकता है, तो ये भी काम हो जाता है। कोई इतने मुश्किल चीजें है नहीं। लेकिन क्या है कि इसमें एहतियात करनी चाहिए। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे या आपके पास क्लाइंटेज होंगे, तो उस वक्त जिस एक एक चीज को, एक एक डाटा को, इसमें एक सेल्स टैक्स, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट आती है, इनवॉइस को आप उसमें चेक करेंगे। वैसे तो जब आप सिस्टम में फीड करेंगे वहां पे आ जाएगा, लेकिन ये है कि उसको फिर एक थॉरोली हमें चीजों को देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या है जी, ब्लैक रिस्टोरेशन ऑफ एन एक्टिव टैक्स पेयर। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई सस्पेंड हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो एक्टिव करने का तरीकेकार ये है कि जो उन्होंने आप पे एलिगेशन लगाई है उसकी आपने प्रॉपर कंप्लाइंस करनी है, डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करना है, दोनों तरीके से, डॉक्यूमेंटेशन से भी, और अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करेंगे। तो जो आपका इनएक्टिव स्टेटस है होपफुली वो एक्टिव हो जाएगा। रिसेंटली अभी हमारे पास एक केस आया था, तो उस बेचारे को पता ही नहीं, हम उसकी अप्रैल की रिटर्न सबमिट करने बैठे तो पता चला वो सस्पेंड हो गया। अब दो चीजें हमारे एक्सपीरियंस में था कि जी, या तो इसने किसी ब्लैकलिस्ट से परचेज किया, मतलब 2 नंबर की इनवाइस से लिए, या इसने 8B की वायलेशन की है। तो मैंने अपने पूरे स्टाफ से इसकी पूरी वर्किंग करा ली। वो जेबी कोड्स का डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसकी परचेज ही जेबी कोड्स से। अब जेबी कोड्स को मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इम्पॉसिबल सी बात है। फिर हमने वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड उसको चेक किया, तो हमारे एक्सपीरियंस में भी एक नई बात आई कि उन्होंने उसको सस्पेंड किया कि शायद आपको नॉलेज हो कि एक HS कोड का कॉन्सेप्ट आया है सेल्स टैक्स की पूरे सिस्टम में। HS कोड का मतलब ये है कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज करी, इसका HS कोड है 85040000। मैन्युफैक्चरर तो मैं इसका इनपुट ले सकता हूँ, इसको मिला के ये किताब बना सकता हूँ, लेकिन अदर देन मैन्युफैक्चरर, ये तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या होलसेलर हूँ, तो उसके लिए सेल्स टैक्स का लॉ ये है कि सेम स्टेट ऑफ गुड्स मैंने सप्लाई करनी। यानी ये मैंने अगर ये बुक खरीदी है तो मैं इस HS कोड से आपको बुक ही भेज दूंगा। इसकी हिस्ट्री ये है कि हमारे यहाँ लोगों ने 2 नंबरियां बहुत की। मैं काम करता हूँ लकड़ी का, मैंने पेपर की इनवाइस से ले ली, मैंने इस ग्लास की इनवाइस से ले ली, मैंने आयरन की इनवाइस से ले ली, और आगे पेपर की इनवाइस इशू कर। तो आज से कोई 20 साल पहले, 18 साल पहले, फिजिकली जब इतना सिस्टम नहीं था, इन्होंने टीमें बनाई। ये आपकी जो मेन मार्केट है बोल्टन मार्केट, यहाँ पे ये ट्रेड से ही काम करते थे। उसने आगे, बताओ कामरान साहब का नाम, आपका नाम हजर जी, अब्दुल बासित साहब एज ए ट्रेडर बैठे हुए, अब्दुल बासित साहब, रहमान साहब मार्केट में बैठे हुए और काम कर रहे हैं पेपर। उन्होंने कामरान साहब से लोहे की इनवाइस ले ली, सिद्दीक साहब से जो है कोई और इनवाइस ले ली, आपसे फर्नीचर की इनवाइस ले ली। इनपुट तो मिल गया और आउटपुट पेपर का इशू कर दिया, विच इज रॉन्ग। मैं बात ये, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मैंने तो ये बग सेल किया ना, तो मेरे पास बग का इनपुट होना चाहिए। मैंने क्या किया, अपने इनपुट बचाने के लिए ये इनवाइस पकड़ को, तो उसको ब्रेक करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से लोगों को उठाया, उनको बंद किया, उनसे रिकवरी कराई। अब यहाँ पे ये सिस्टम लिया है HS कोड का। तो जो रिसेंटली हमारे पास, तो उसने क्या किया, 2020 से उसके HS कोड की परचेज उठाई, HS कोड की सेट उठाई। फैमिली एक ही थी, यान की, लेकिन ऐसा था कि 5802 में परचेज ज्यादा हो गई थी और 5402 में सेल ज्यादा हो गई। उसने उस डिफरेंस को हाईलाइट किया। हमने बहुत फाइट की कि जी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट एक्सचेकर में लॉस का है,
इनपुट लिया, आउटपुट लिया, पेमेंट है, वैल्यू एडिशन प्रॉपर है, नहीं जी ये वायलेशन है। करते कराते उन्होंने रीस्टोर कर दिया, लेकिन 4-5 लाख उससे टैक्स जमा करा। मतलब जून का महीना है, IMF का बजट पूरा नहीं हो रहा, आप कुछ टैक्स जमा करते हैं। तो क्लाइंट को भी मैंने समझाया। अच्छा, इसी पे क्या हुआ, एक केस हमारे पास आए, बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, उन्होंने 2020 से लेके और 21 तक उसमें फ्लैग और फ्लाइंग इनवॉइसेस को हाईलाइट किया। उस बेचारे के पास उस 4-5 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यानी जैसे मैंने कहा, सेक्शन 73 की कंप्लाइंस में हम लीगल ग्राउंड पे उसको लड़ने गए तो कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में फिर डिपार्टमेंट में बातचीत करके जितना भी उन्होंने कन्फ्रंट किया था, अमाउंट 6 मिलियन के करीब उसकी इंस्टॉलमेंट करके, पहली इंस्टॉलमेंट जब जमा हुई तो उन्होंने उसको रीस्टोर कर दिया, और इस कमिटमेंट के साथ कि जितने भी आपने पोस्ट डेटेड चेक्स दिए तो उसको तो मैं कोशिश करूंगा जहां जहां आपको पढ़ाता रहूं, जो जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता रहे, और इसके साथ मैं कोशिश करूंगा आपको साइटेशन दूंगा। जैसे हमारा जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का है, इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कर दी, जो कि गलत है। एक आदमी एलिजिबल ही नहीं, जैसे मेरे पास अभी कुछ नोटिस आए हैं, उसमें क्या हुआ है, 236G किसी का 25,000 विथ हेल्ड हुआ हुआ है, किसी का 28,000, किसी का 35,000। उन्होंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की नोटिस दे दी, तो हम उसकी फाइट कर रहे हैं कि भाई ये तो लायबिल ही नहीं है ना, आप इसकी 1 लाख रुपए ऊपर हो जाए तो फिर आगे करें। इसी तरह ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और ये अपना अल्लाह आपका भला करे ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन, ये इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा जी, अब ये पेनल्टीज हैं फॉर नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इसका मतलब ये है कि ये जो पीछे साहब बैठे हुए ये लायबिलिटी रजिस्टर्ड होने के ये नहीं हुए, तो वो इनको कंपलसरी रजिस्टर्ड भी करेगा, और इन पे 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख तक की पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये हमें देखना होगा, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट है, हम उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न बनाते हैं, और जरूरत पड़ती है कि हम उसको चेक करते रहे, मॉनिटर करते रहे कि वो किसी क्राइटेरिया में आके सेल्स टैक्स में तो उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम हाथ क्या उसको गाइड करें, कन्विंस करें कि भाई आप खुद हो जाए। मतलब आप खुद जाके इमाम साहब के साथ में बैठ के कबूले कबूले कर लें, बजाय इसके कि वो 4 लोग पकड़ के जबरदस्ती आपको जो है ना कराएंगे, तो फिर वो पेनल्टी भी लेंगे। पेनल्टीज फॉर मेरा ख्याल है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, Tier 1 हम रिटेलर पे थे। ठीक है, या तो जो रिटेलर्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे बिल देंगे। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। जी, अब आ रही है आवाज? कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है? जी जी, सही रहमान कंफर्म साहब प्लीज कीजिए। आप कंटिन्यू करें, रहमान साहब कंटिन्यू करें आप। अच्छा चलिए, ठीक ठीक है। जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स या तो अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे सेल्स टैक्स देंगे, कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कंपनीज कहती है कि जी हम आपको सप्लाई स्टॉक देंगे जब आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर आए करशी के, करशी वाले पहले उनको माल दे देते थे। अब जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होता है उस पे क्या होता है कि 4% एक्स्ट्रा टैक्स देना होता है, वो उसको बेयर कर रहे थे। लेकिन अब करशी वालों पे गवर्नमेंट ने स्क्रू टाइट किया और कहा जी आप जिन जिन जो जो आपके सप्लायर हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसको आप रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो ठीक है, वरना मकसद फिर आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो कशी वालों ने फिर अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को टाइट किया कि वो होलसेलर भी थे और रिटेलर भी थे, तो हमने उनकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन एज ए होलसेल कराई। क्योंकि रिटेलर में मतलब आपने सुना होगा कि हर जगह पॉइंट ऑफ सेल लगा है, जैसे इम्तियाज स्टोर है, पॉइंट ऑफ सेल लगा है, बड़े बड़े छोटे छोटे जो भी स्टोर्स हैं, या आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं जैसे हाइपर स्टार, तो वहां पे तमाम दुकानों पे पॉइंट ऑफ सेल लगी हुई है, जिसमें आप बार कोड स्कैन करके जो है वो आपको देता है। तो वो मतलब जब हम आएंगे तो इसको मैं आपको डिफाइन कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, मतलब फॉर दोज जो रजिस्टर्ड हो गए सेल्स टैक्स में, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो मंथली, चाहे दिन हो रात हो आंधी हो तूफान हो, जो सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट है वो है ऑन और बिफोर। एक होता है इसमें एनेक्जर है, एनेक्जर A B C।
एनेक्जर ए। स्लाइड्स आई गेस। अच्छा जी, क्या बात चल रही थी? रिटर्न। रिटर्न तो मंथली सबमिट होती है हर एक की। इसमें सर एक एनेक्जर होता है। एनेक्जर पे बात हो रही थी, एनेक्जर ए बी सी। जी जी, एनेक्जर ए पे भी आते हैं, पहले सी पे आ जाते हैं, मतलब डेट के हिसाब से चलते हैं ना। सी की जो सबमिशन की डेट होती है वो होती है एवरी मंथ 10। जैसे मिसाल के तौर पे ये जून का महीना चल रहा है, अब जून के महीने की जो रिटर्न की लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई। तो सबसे पहले हमने एनेक्जर सी सबमिट करना है ऑन और बिफोर 10 जुलाई। और उसके बाद जो पेमेंट, कोई भी सेल्स टैक्स की पेमेंट है वो करनी है ऑन और बिफोर 15 जुलाई। जून की रिटर्न की बात हो रही है। और जो लास्ट डेट है सेल्स टैक्स की रिटर्न की वो है एवरी 18 जुलाई। तो इस तरीके से होता है। फिर इसमें कुछ एनेक्जर है। एनेक्जर ए परटेन करता है हमारी तमाम परचेजेस से। परचेजेस से मुराद ये है कि कामरान साहब ने सिद्दीक साहब से माल खरीदा। सिद्दीक साहब पहले अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे, खोलेंगे, उसमें एनेक्जर सी फिल करेंगे। जब वो प्रॉपर फिल कर देंगे और अपना एनेक्जर सी सबमिट करेंगे तो कामरान साहब इस पोजीशन में होंगे कि एनेक्जर ए में इनकी परचेज को देख सके। आपने जब तक इनको फिजिकल इनवाइस तो दे दी, लेकिन आपने अभी तक अपना एनेक्जर सी सबमिट नहीं किया, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 10 तारीख रखी है। तो कामरान साहब जो है वो आपकी परचेजेस को देखते नहीं रहेंगे, वो आपको फोन करके देंगे, करते रहेंगे कि भाई आप अपनी परचेज अपलोड करें, अपलोड करें। फिर कामरान साहब का काम क्या होगा कि अपने एनेक्जर ए में जो आपने इनको फिजिकल माल दिया और फिजिकल इनवॉइसेस दी, उसको देखेंगे कि आपने वही उसको फीड किया। ऐसा तो नहीं आपने 100 कार्टन दिया तो और गलती से आपने 50 कार्टन की इनवॉइस फीड कर दी हो। माइट बी पॉसिबल 60 कार्टन फी हो, कोई फिगर 60 कार्टन तो वैल्यू 1 लाख रुपए, 1 लाख की जगह एक सिफर बढ़ा दिया 10 लाख। हालांकि आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। फिर जब आप आपस में एग्री हो जाएंगे तो इनको एनेक्जर ए में आपकी परचेज नजर आएगी। अब ये देखेंगे कि मैंने ए बी सी डी ई एफ से माल खरीदा, वो सारा एनेक्जर ए का पूरा हिसाब किताब अपना देखेंगे अपनी परचेज के हिसाब से। रामनाथ साहब भी होंगे, ये भी होंगे, पीछे वो बैठी हुई है, इनसे भी परचेज होगी, इनसे भी परचेज होगी, इनसे भी परचेज होगी, इनसे भी परचेज होगी। ये सारी चीजें देख लेंगे, जब ओके हो जाएंगे तो इनका एनेक्जर ए कंफर्म हो जाएगा। वाइस वर्सा ये अपना एनेक्जर सी सबमिट करेंगे, फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इनके जो सप्लायर हैं वो उस एनेक्जर सी को देख सकते हैं कि भाई क्या है। इसी तरह जैसे ये आपसे करेंगे, इसी तरह दूसरे उनसे पूछेंगे। जब एनेक्जर ए कंप्लीट हो जाएगा, एनेक्जर सी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और एनेक्जर होता है ए और सी के बीच में बी। बी का ताल्लुक डायरेक्टली इंपोर्टर से है, यानी जितनी भी आप इंपोर्ट कर रहे होंगे वो जो इंपोर्ट पे आपकी कस्टम जीडी होगी, जब कस्टम जीडी आपने इंपोर्ट की हिमसेल्फ, कामरान साहब ने, ये सिद्दीक साहब ने, तो आपने क्लियरिंग एजेंट को बताया, जब वो इंपोर्ट कंप्लीट हो गई और कस्टम ने उस आपके यानी कस्टम का पोर्टल है उसमें कंप्लीट हो गई, तो एनेक्जर बी में आपको वो अपनी इंपोर्ट नजर आएगी। वो आपकी जो जीडी होगी आप उससे टैली कर लेंगे। ए बी सी के बाद एक एनेक्जर है डी। डी का ताल्लुक एक्सपोर्ट से है। हो सकता है सिद्दीक साहब ने एक्सपोर्ट की हो, तो जो भी इनकी जीडी बनी हो उसकी रिफ्लेक्शन एक्सपोर्ट में आ जाएगी, उसको एनेक्जर डी। बाकी इसमें ए बी सी के बाद एनेक्जर डी भी हो गया। एफ एक एनेक्जर है। एनेक्जर एफ का ताल्लुक कैरी फॉरवर्ड से है, जो अक्सर कंसल्टेंट को समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने इसको रखा हुआ क्यों। मतलब हमारे हिसाब से वो फारिग किस्म का एनेक्जर है। फिर जब हम कंप्लीट थॉरोली रिटर्न में आएंगे तो उसको देखेंगे। पहले जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनको ख्याल ये था कि इसमें एनेक्जर एफ में सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जबकि वो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली हो नहीं सकता। इसलिए कि एक चीज आपने खरीदी 100 रुपए की, उस पर आपको इनपुट मिला 18 रुपए का। फर्ज कर रहे हैं आपकी वैल्यू एडिशन तो 100% है, तो आप 200 की उसको बेचेंगे तो 18 की जगह 180 की जगह 18 की जगह 36 रुपए की तो आप आउटपुट करेंगे ना। इसका मतलब है आपको जो इनपुट है वो तो जीरो हो चुका होगा। या आपने 50 रुपए की बेची तो आपके पास फिजिकली 50 रुपए का स्टॉक होगा। आपका आउटपुट जो है इनपुट से बराबर हो गया तो एनेक्जर एफ में क्या आएगा? जीरो जीरो आएगा।
ए बी सी डी ई एफ के बाद फिर एक है एनेक्जर एच। एनेक्जर एच जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो फिल करते हैं जिन्होंने कोई एक्सपोर्ट की हो, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट, ठीक है। उनके लिए फिर लाजमी है अकाउंटिंग का बैकग्राउंड वो आप लोगों का, तो उसमें हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्वेंट्री बनानी है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी मैन्युफैक्चरर ने ये बुक एक्सपोर्ट करी, अब वो बताएगा इस बुक के लिए मैंने पेपर खरीदा, मैंने इस पे प्रिंटिंग लगाई, मैंने इसकी बाइंडिंग कराई, इसमें ये प्लास्टिक का क्लिप भी लगाया। तो जितना भी उसका इनपुट आ रहा है उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्वेंट्री बनाएगा कि ये जो फिनिश प्रोडक्ट की इसमें इतना पेपर लगा, इतना ये प्लास्टिक की शीट लगी, इतना ये प्लास्टिक का लगा, इसकी प्रोपोर्शनेट ये है, तो वो एनेक्जर एच में भरा जाता है। इसके साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए एनेक्जर H1 का। एनेक्जर H1 अदर देन मैन्युफैक्चरर इसको फिल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एज ए होलसेलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डीलर है, उसमें आप ये बताएंगे कि जी मैंने HS कोड वाइज ये परचेज किया, ये HS कोड वाइज मैंने सेल किया, ये मेरी इन्वेंट्री HS कोड वाइज ये है। HS कोड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वक्त, एट दैट मोमेंट जिस वक्त हमारा पूरा सेल्स टैक्स का निजाम चल रहा है, तो हमारी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए HS कोड के मुतालिक। कस्टम टैरिफ से ये सारा डाउनलोड होता है, तो जब हम आगे आएंगे एनेक्जर में ABCDE को करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा पूरा HS कोड की आपको शीट दे दूं। अच्छा जी, अब ये क्या होगा, एनेक्जर हो गया। अच्छा जी, फर्दर टैक्स एंड एक्स्ट्रा टैक्स। फर्दर टैक्स का मतलब ये है कि कामरान साहब ने सिद्दीक साहब को माल दिया, वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो ये 18% जो सेल्स टैक्स है चार्ज करेंगे। कामरान साहब ने मुझे सप्लाई दी, मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ये मेरे ऊपर एक्स्ट्रा 4% टैक्स, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। इसमें कुछ एक्सक्लूजन है, जिसमें थर्ड शेड्यूल्स आइटम है जिसमें फर्दर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है ना सेल्स टैक्स ज्यादा चार्ज हुआ होता है, तो वो फिर जब हम आगे आएंगे तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा जी, एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स का तो मेरे ख्याल है शायद इस कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, तो जब हम इसके फर्दर टैक्स को पढ़ रहे होंगे तो इसको देखेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। रहमान साहब, काइंडली जो सारी चीजें जो अब रिमेनिंग रह गई है ना, आप उसको थोड़ा ब्रीफली भी कर सकते हैं। वो तो सारी बातें कोर्स के अंदर चीजें हम डिटेल में कवर कर लेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देके हम आगे चल सकते हैं। ठीक ठीक है जी। अच्छा जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, ये कुछ केसेस ऐसा होता है, कुछ रिटर्न्स में ऐसा होता है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप मैन्युफैक्चरर है, काम कर रहे हैं, आपने एक गाड़ी ले ली अपने पर्सनल यूज के लिए, आपने जिस कंपनी से भी गाड़ी खरीदी वो आपको सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करेगा, सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करने के बाद वो सेल्स टैक्स भी चार्ज करेगा, वो आपके लिए इनपुट डिसअलाउ करना लाजमी होगा। उसकी वजह यह है कि वो आपका इस मतलब जो नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही, आपने पर्सनल यूज के लिए किया है, इसलिए यहाँ पे इनपुट वो हम नहीं लेंगे। अगर कोई ले भी लेता है, इसके लिए एक ऐसा है 490, उसमें पूरी एक लिस्ट मौजूद है कि क्या क्या हो सकता है, वो जब हम आएंगे तो इसको थोड़ा देख लेंगे। अच्छा जी, एडजस्टेबल इनपुट टैक्स। एडजस्टेबल इनपुट टैक्स वही है सारा जो हमारा रिलेट करता है बिजनेस से, कि अगर मैं ये खरीद रहा हूँ तो इसका इनपुट टैक्स मुझे अलाउ होगा, इसके अलावा अगर मैंने अदर देन कोई चीज परचेज करी तो उसमें थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम होगी। अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा जी, अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सप्लाई दे रहा हूँ टैक्सेबल भी और एक्सेप्टेबल भी, यानी मैंने एक बैटरी भी बेची, बल्कि यूं समझे इसकी अच्छी सी मिसाल ये है कि मैंने गौरगम जो है, मतलब एक इंडस्ट्री है हमारे यहाँ जो गौरगम भी बनाती है और पोल्ट्री फीड भी बनाती है। पोल्ट्री फीड अब टैक्सेबल है, पहले एक्सेप्ट थी, तो गौरगम मैंने इनपुट सप्लाई दी, उस पर सेल्स टैक्स लगाया, और पोल्ट्री फीड एक्सेप्ट है। मेरा इनपुट जो है वो टैक्सेबल गुड्स पे भी है और एक्सेप्ट गुड्स भी है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट तो मेरे पास पूरा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है इसका अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स का,
वहां से फिर हम इसको अपॉर्चमेंट करके इतना टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट डिसअलाउ करेंगे। इसमें फिर एक एक चीज और आती है कि मैंने एक ऐसे हॉस्पिटल को सप्लाई दी जिसके पास अपना एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, यानी है तो ये टैक्सेबल गुड्स, लेकिन आगा खान हॉस्पिटल ने, ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने मुझसे वो गुड्स मांगी, उनके पास एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट था कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो वहां भी ये अबॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स का लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का मतलब है इनपुट और आउटपुट एडजस्टमेंट करने के बाद हमने क्या करना है, अपनी लायबिलिटी को डिफाइन करना है। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया कि 10 तारीख है, जैसी 15 तारीख अल्लाह आपका भला करे सेल्स टैक्स की पेमेंट, और 18 तारीख जो है हमारी रिटर्न की है। फिर जी कंडोनेशन ऑफ टाइम ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, नहीं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। समटाइम ऐसा होता है कि मैं अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सका, तो मैं एफबीआर से एक्सटेंशन भी मांग सकता हूँ और कंडोनेशन भी ले सकता हूँ। एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न, अब आमतौर पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको उसी वक्त देख लेंगे। स्पेशल रिटर्न्स भी मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो उसको भी देख लेंगे। अच्छा जी, फिर अब हम आ गए एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न, ये भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा कौन सा टॉपिक है, 4, लिटिगेशन। लिटिगेशन जैसे मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया, लिटिगेशन का मतलब ये है कि लिटिगेशन में एक सेक्शन 25 है और सेक्शन 38 है, उसके तहत एफबीआर नोटिस कर सकता है, और सेक्शन 11 पे भी आगे लिखा हुआ है, उस पर भी नोटिस करता है, तो सबको एक साथ देख लेते हैं। 25 में वंस अ ईयर आपने पूरे साल काम किया, आपने जुलाई से लेके जून तक अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट करी, कमिश्नर साहब, और एक इसके साथ रिलेट करता है सेक्शन 72, बोर्ड ने कुरानदाजी करी और कुरानदाजी में आपका नाम आ गया, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। यहाँ कमिश्नर साहब ने आपकी इनिशियल कुछ इन्वेस्टिगेशन की, कमिश्नर साहब ने आपके प्रोफाइल चेक कराया और देखा, तो कमिश्नर साहब जो है वो सेक्शन 25 के तहत आपका ऑडिट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सेक्शन 11 का डायरेक्ट नोटिस तो नहीं आ सकता, लेकिन डिपार्टमेंट की ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि सेक्शन 11 में वो नोटिस कर देते, और उसमें कोई भी चीज के आपकी जो है, हमने परचेज वेरीफाई करी, ये परचेज वेरीफाई नहीं हो रही, आप सेक्शन 73 का मतलब है जो कुछ आप परचेज कर रहे हैं वो आपने क्रॉस, अगर कोई इनवाइस 50,000 और अब है, अब हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप जो भी चीज से परचेज कर रहे हैं, काबल साहब सिद्दीक साहब से परचेज कर रहे हैं, चाहे वो 5 रुपए की चीज है, आप कोशिश करें उसको क्रॉस इन ऑर्डर चेक से पेमेंट करें, ताकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहे, कि अगर कहीं लिटिगेशन में जाना हो तो वहां आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 25 सेक्शन 72 और 38 में भी कुछ जो इंतहाई मुनासिब नोटिस नहीं होता, उसमें फिर बहुत परेशानी होती है कि उसमें फिर डिमांड ही डिमांड होती है, आपको टैक्स जमा कराने की बात करते हैं। अच्छा जी, रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रिप्लाई ऑफ नोटिस वर्सेस सेल्स टैक्स, प्रिपेयरिंग रिप्लाई रेस्पॉन्सेज, ये तो जब जैसा नोटिस होता है वैसे ही उसके हिसाब से फिर रिप्लाई हमारा चलना होता है। प्रिपेयरिंग रिप्लाई, ठीक है, थिंग्स टू आई टू मेक रिप्लाई रेस्पॉन्स, ये तो डेफिनेटली फिर जो हम इसको देखेंगे, ये हमारे कोर्स में इन्होंने सारा कवर किया हुआ है, तो लिटिगेशन का पोर्शन ये है। नेक्स्ट पोर्शन ये रिफंड का है, जो आपको मैं थोड़ा बता सकता हूँ। पर्सन हु क्लेम रिफंड, नॉर्मली मैन्युफैक्चरर, कर तो कमर्शियल एक्सपोर्टर भी रिफंड, अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करी और इनसे वो सेम स्टेट यानी पूरा कंटेनर का माल लिया और आपने एक्सपोर्ट कर दिया, और ये भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, इन्होंने आपको इनवाइस दी, तो आपके पास वैलिड इनवाइस है, आपको भी रिफंड मिलना चाहिए, और सम केसेस में मिल भी जाता है। वो उसी वक्त होता है जब आपने एक्सपोर्ट की हो। और अभी तक तो हमने अपनी प्रैक्टिस में ये नहीं देखा कि इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट में किसी को रिफंड मिला हो, बड़ा मुश्किल काम है। नॉर्मली ये 99 या 100% ये रिफंड होता है तमाम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सपोर्ट करे। उसके बाद क्या है जी, पर्सन हु कैन क्लेम, यकीनन जिसने एक्सपोर्ट किया है वही रिफंड क्लेम करेगा। अच्छा जी, सेंट्रलाइज सेल्स टैक्स रिटर्न ऑफिस, ये इस्लामाबाद में है। यहाँ पे आप रिटर्न सबमिट करते हैं, अपना एनएच H1 फुलफिल करते,
आपका एनेक्जर H1 जैसे ही सबमिट हो जाता है, एफबीआर की टीम इसको स्क्रूटिनी करती है, जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको एक रिफंड वाउचर इशू हो जाता है। उस रिफंड वाउचर के बाद आरपीओ कहलाता है, रिफंड पेमेंट ऑर्डर, और उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो आपका जो प्रोफाइल में बैंक होगा वो वहां पे उसको पेमेंट आपकी आ जाएगी। अच्छा, फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फुली आपको ये सब हो गया एक्सपीडिशर्स। अच्छा जी, ये क्या है? रिफंड इनपुट नॉट रिलेटेड टू जीरो रेटेड, ये जब हम सब देखेंगे रेफरेंस टू। उसके बाद ये अब हमारा आ गया 5 के बाद सेल्स टैक्स अपील। सेल्स टैक्स अपील जैसे आपने मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट ने आपको सेक्शन 72 का ये एफबीआर से सिलेक्शन हुई है, सेक्शन 25 की सिलेक्शन हुई, आपका ऑडिट हो गया, आपका ऑडिट कंक्लूड हुआ सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में कंक्लूड होने के बाद आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सके, उन्होंने आपके एडवर्स ऑर्डर कर दिए। सॉर्ट ऑफ रीजंस होती है, सॉर्ट ऑफ मतलब वेरी करता है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। अच्छा, सेल्स टैक्स में क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो इसके रूल्स, एसआरओ, इसकी कंडीशन मुख्तलिफ होगी एज कम्पेयर टू अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन के सेटअप को देखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर जो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। जैसे दूसरे भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो सीमेंट और बैटरी ये अलग अलग होगा। तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो उन सबको देखते हुए चलेंगे। तो आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हो गया, ऑर्डर करने के बाद आपका पूरा राइट है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंटेस्ट करें बिफोर कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील साहब से भी आप मुतमईन नहीं है, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो फिर आप आगे चले जाएं अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर आप चले जाएं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि उसने जो सेक्शन 11 में ऑर्डर पास किया है, उसने सेक्शन 11 की वायलेशन की है। सेक्शन 11 ये कहता है कि आपने ऑर्डर पास करना है, इसमें आपने शोकास इश्यू करना है, इसमें आपने अपॉर्चुनिटी देनी है, इसमें आपने उससे पूरी चीज लेनी है। तो जब ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड कर दी और उसने कहीं अपने डिसीजन में ऐसी लैकिंग कर दी जो हाई कोर्ट में उसको एज ए रेफरेंस ले जाया जा सकता है, तो फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। हमारा एक केस था, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका केस था मिनिमम टैक्स का इनकम टैक्स में 113। डिपार्टमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, कमिश्नर अपील का है, कमिश्नर अपील ने हमें ओके कर दिया कि जी आप सही है, डिपार्टमेंट गलत है। डिपार्टमेंट चला गया अपीलेट ट्रिब्यूनल में, अपीलेट ट्रिब्यूनल गए, वहां हमने कंटेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं जी, जो कमिश्नर अपील साहब का फैसला है वो दुरुस्त है, कोई जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट उसको ले गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ में उसको डिसमिस कर दिया कि आप जो लेकर आए फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्स पे नहीं सुनेंगे, हम इसकी लीगलिटी पे बात करेंगे। इत्तेफाक से वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। तो मैं कोशिश करूंगा उसकी पूरी चेन आपको दे दूं इनवाइस, ताकि आपको सब मतलब ऑर्डर्स तो आपको समझ में आए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वहां से भी जो है ना आप सुप्रीम कोर्ट से भी जीत कर आ जाते हैं। रेफरेंस टू हाई कोर्ट इसमें ये लिखा हुआ है। और इसका प्रैक्टिस ऑन IRIS पोर्टल, तो जब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बाद हाउ टू फिल सेल्स टैक्स की रिटर्न, कि किस तरह एनेक्जर ए में डाटा आएगा, सी किस तरह फीड करेंगे, एफ किस तरह फीड करेंगे, बी में कैसा डाटा उठाएंगे, डी का कैसे डाटा उठाएंगे, एनेक्जर एफ कैसे फिल होगा, एनेक्जर एच कैसे फिल होगा, अगर एक्सपोर्टर है तो एनेक्जर H1 कैसे फिल होगा। ये सारी हमारी प्रैक्टिस होगी IRIS के पोर्टल पे। और इसके साथ फिर अभी तक IRS पे इन्होंने सेल्स टैक्स की कंप्लाइंस तो नहीं रखी, वरना हम इसी में कोई लिटिगेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, उनकी कोई नोटिस हो, उसका रिप्लाई किस तरह दे दें। इनकम टैक्स में तो सारा IRS पे ही होता है, कोई नोटिस आता है तो उसी पे आप सेलेक्ट करके आप सेल्फ भी रिप्लाई कर सकते हैं, आपका कंसल्टेंट भी दे सकता है। तो ये अभी तक की इंट्रोडक्शन क्लास है, तो अब इसको देख लें और अगर कोई क्वेश्चन आंसर है
तो मेरा ख्याल है शहीद इसका रिप्लाई करेंगे, जहां मेरी जरूरत होगी तो मैं भी रिप्लाई करूंगा। अगर जी आप लोग रहमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी आ रही है, रहमान मुझे साहब, आ आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी जी, आ रही है मुझे। पार्टिसिपेंट्स, मैं भी आप सबके क्वेश्चंस जो है वो ले लेता हूँ। और रहमान साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही डिटेल में आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें जो ओरिएंटेशन सेशन के अंदर समझा दी। और मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसे बहुत सारे सवालात होंगे जो सेल्स एक्स में उनको बाद में हो सकता है कोई समझने या सुनने को मिलते, तो वो रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो यहाँ पर आपको जो है बताई भी है। और बड़ा ही डिटेल्ड में इन्होंने आपको एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट जो है समझा दी है। अब अगर किसी भी हवाले से किसी बंदे का कोई क्वेश्चन फर्दर है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए और मुझे बताइए, ताकि फिर मैं आपका क्वेश्चन जो है एड्रेस करूं। जी तैमुद्दीन कुरैशी साहब। जी सर, इसमें ये मालूम करना था कि इसमें एसआरबी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जी जी, ओनली मैं आर आप आर आई सबको ये एस। बताता चलूं, मैं आपको बताता चलूं, सेल्स टैक्स एक ऑन गुड्स है, एक ऑन सर्विसेज है। हम जो यहाँ पर आपको बताएंगे वो दोनों चीज आपको बताएंगे, ऑन सर्विसेज एंड गुड्स बोथ। अब ये कराची बेस्ड ट्रेनिंग है तो हम इसके अंदर प्राइमरी जो हमारा सर्विस के ऊपर जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन एसआरबी। बट हम थोड़ा सा आपको पीआरए, बीआरए और बाकी डिफरेंट जो प्रोविंसेस है उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर आपको इंशाल्लाह दे देंगे इस चीज के अंदर। ठीक है जी। हसाम अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुझे ये सलाम। लगता कि ये जो आपने सर ने बहुत अच्छे तरीके से सारे जो मॉड्यूल्स हैं उनको इलेबरेट किया है। क्या ये आप बता सकते हैं कि ये पूरा कोर्स प्रैक्टिकली जो हम आउटलाइंस देख रहे हैं उसको देख के तो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि हम A to Z सेल्स टैक्स मास्टरी वाकई कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एज एन जी इंडिविजुअल हम कहाँ पे खड़े हैं? मिसाल है कि अगर मैं एक कंपनी है मेरी और मैं चाह रहा हूँ मैं इंडिविजुअली तौर पे मैं उसका सेल्स टैक्स रिटर्न मंथली फाइल कर लूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं इंपोर्टर हूँ या मैं एक्सपोर्टर हूँ, तो क्या इस कोर्स के जी। एंड पे मैं खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, या ये कोर्स सिर्फ मुझे इतना कैपेबल कर देगा कि मैं अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकूँ चीजें? ये दो हसाम चीजों में साहब से। देखें, मैं आपको अभी अभी आपको बात बता देता हूँ। देखिए, सेल्स टैक्स मास्टरी का जो कोर्स है ना बेसिकली, ये मैं आपको अल्फन बात बता रहा हूँ कि जब आप ये 2-2.5 महीने का कोर्स ऐसे कंप्लीट कर कर निकलेंगे तो आप इतने एलिजिबल होंगे कि अगर आप खुद अपने बिजनेस की रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस की रिटर्न फाइलिंग कर सकेंगे। मैं एक कंपैरिजन ये भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग एज कम्पेयर टू सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग मुश्किल होती है। ठीक है। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर अगर आपने अपनी सेल्स टैक्स की फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया और जो बातें ट्रेनर ने आपको बताई हैं उसको आपने वन वन पकड़ लिया और उसके ऊपर आपने खुद थोड़ी सी भी मेहनत की है, ट्रेनर का काम है आपको बताना, समझाना, पढ़ाना। उसके बाद से लेक्चर्स को रिवाइज करना, उस चीज के ऊपर फर्दर डिगिंग करना होता है, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उस पर ट्रेनर आपको एड्रेस करेगा। सर अगर आपने काम कर लिया तो मैं इस बात पे आपको, आप भले मुझसे साइन करवा लें, आप 2.5 महीने बाद मुझे बोलेंगे सर मुझे रिटर्न फाइल करना है, सर आप आसानी से बिल्कुल अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अगर आप कहते हैं जी मुझे नहीं रिटर्न फाइल करना, मैं अपने कंसल्टेंट से बात कर लूँ, तो सर आप इतने केपेबल होंगे कि आपका, अगर आपका कंसल्टेंट आपको जो है कैलकुलेशन में उलझा रहा हो या आपको बता रहा हो कि जी ये मामला इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, इनपुट ये होता है, आउटपुट ये होता है, आपको 10% की पेमेंट करनी पड़ेगी, एड भी ये होता है, ऑडिट सेक्शन 11 ये कह रहा है, 2 मिनट में अगर आपको बता दूं, तो वो सारी की सारी बातें आप उनसे डिस्कस भी कर सकेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बोलेंगे जी मैं इतना 2 महीने के बाद दूंगा कि मैं बात कर सकता हूँ। ये बात 110% है कि जब आप 2-2.5 महीने का कोर्स रहमान साहब से ट्रेन होने के बाद करके निकलेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली 100% की गारंटी दे रहा हूँ, ये आप खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। ये मैं आपको बता रहा ये बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि रहमान एक होता है ना बंदे से, जैसे हमारे ट्रेनर है रहमान लाई साहब, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो बात करने का अंदाज है, उससे काफी मुतमईन हुए हैं। और देखें कंसल्टेंट की जहां तक बात है तो वो आप हम यहाँ पे शायद आज इस क्लास में इसीलिए कि हमें कंसल्टेंट रहमान साहब जैसे नहीं मिलते यहाँ पे। किस तरह के फिर हूँ। कंसल्टेंट से किस तरह से चीजें होती हैं वो तो आपको हाँ, ज्यादा बेहतर पता होगा, हमें तो जी अभी जी झटके बिल्कुल। लग। अब जब ये है कि अभी तो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल आएंगे तो इंशाल्लाह हम अपने जी साथ अपनी कंपनी के जो हमारे पास नोटिसेस आए हैं वो भी लेके आएंगे। हम जी थोड़ा जी। सा तकलीफ देंगे सवालों की, और मैं समझता हूँ सवाल जितने किए जाएं वो अच्छा है, उससे लर्निंग सबकी ज्यादा होगी। जो मेरे सर साथ बिल्कुल जो ऐसा ही है। एक्सपीरियंस हुआ है एफबीआर का, बिल्कुल। और भी बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस है, तो वो इंशाल्लाह लाएंगे तो बेहतर होगा। बस इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, हम इंशाल्लाह फिजिकल बिल्कुल भरपूर इसको अटेंड करेंगे। जजाकल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा।
जो मैंने स्टार्टिंग में रहमान साहब का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको कहा था कि वो मेरे उस्ताद है, तो वाकई उस्ताद है। तो इंशाल्लाह ताला आपको 2-2.5 महीने में आपको बड़ा पक्का करके यहाँ से आपकी चीज़ों को हम ट्रेन करके भेजेंगे जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह, जी थैंक यू सो वालेकुम मच। सलाम। जी जी रहमान साहब को गुरु मान लिया जी, माशाल्लाह से मान लिया बहुत जी। अच्छा अंदाजा। हाँ जी मान लिया जी। और चलिए मैं जी। जस्ट ये मतलब देख रहा था डेमो के तौर पे। मैंने पहले किया सेल टैक्स का कोर्स, इस्लामाबाद का जी कोई जी। अदारा वहाँ से। जी लेकिन जी। रहमान साहब का वो अंदाज और सारा वो जिस तरह डिटेल से बताते हैं, तो मैंने उनको गुरु भी मान लिया और कोर्स में भी इंशाल्लाह इनरोल होंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला रहमान साहब की भी इज्जत रखे और हमारी भी इज्जत और लाज रखे कि हम इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करवा पाएं जी इंशाल्लाह। आमीन आमीन जजाक। जजाकल्ला सर। जी नाम तो नहीं आ रहा जी, Xiaomi 2312 9R88 4G। जी हैंड रेस किया हुआ सर आपने Xiaomi 23129। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर बिल्कुल आ रही, जी प्लीज मेरा क्या। नाम बाबर अली है और मैं कराची बेस हूँ, और आज का लेक्चर सुन के रहमान साहब का बहुत अच्छा लगा। और हमें लगा कि हम मुझे लगा फील हुआ कि हम सेफ एंड में हैं इंशाल्लाह। तो ये मैं वैसे कंसल्टेंसी करता हूँ, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न का करता हूँ। सेल टैक्स में जी मैं अभी जानना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एडमिशन ली थी। ठीक है, तो मुझे बस थोड़ा सा ये मालूमात करनी थी शामिर आपसे कि असल में ना मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, तो मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए सारा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है फिल किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सिस्टम में टैक्स रिटर्न जो है ना वो ऑटोमेटिक ही अप्रूव होते हैं, लेकिन इसके लिए कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होती है। तो ये अगर हम इसे टैक्स, जब हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें फिर मसले मसाइल आएंगे या ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा कि ये जो है ना कमिश्नर अप्रूव कर देगा? रहमान साहब, मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें प्लीज। जी रहमान साहब। अच्छा जी, मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू है। सर देखें, रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और वो रजिस्ट्रेशन के मामला जो है वो स्टक हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, उसमें स्टेक आती है, उसमें इसलिए आती है कि बिल्कुल उसकी ना अप्रूवल देखिए, चाहिए होती है कमिश्नर हमारे की। जो हम एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सेल्स रजिस्ट्रेशन के मामला थोड़े से पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स हैं। उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ड्यूरिंग द क्लास ही समझ में आएंगी जब वो जमान सेक्शन 14 आपके सामने रखेंगे और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। वो सिर्फ बजाय एक आपको सिंपल एप्लीकेशन नज़र आ रही होती है, बट वो सिंपल एप्लीकेशन नहीं है। उसके पीछे आप ये समझ लें कि आपको जो नज़र आ रहा है वो दुम है, ठीक है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथी है। जब आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एकदम वो बाहर निकल के आता है। तो वो क्या है, कैसे कैसे करना है, डिपार्टमेंट को कैसे डील करना है, उस चीज़ के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो, इंस्पेक्शन के क्या मामला होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन की क्लास में आपको पता लग जाएंगी। ओके, थैंक यू शामिर। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कल होगी, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं नहीं, फेस टू नेक्स्ट फेस क्लास हूँ। में आप सबको बताता चलूँ, नेक्स्ट क्लास कल नहीं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक में होगी। क्यों? क्योंकि जब अच्छा, ओरिएंटेशन कमिंग होती कल है तो कोई हमें क्लास अपना नहीं है? बैच, यस, हमें अपना बैच डिजाइन करने के लिए पूरी चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए रजिस्ट्रेशंस को एक हफ्ता चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह आपकी जो कमिंग क्लास होगी दैट विल बी ऑन सैटरडे। टाइमिंग्स आपके साथ जो ओके, एग्रीड हुई है वो इंशाल्लाह आपकी कोऑर्डिनेटर आपको बता देंगे। चल ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। जी असम साहब, आपका हैंड रेज। जी, मुझे दो चीजें कंफर्म करनी है। एक तो ये कि क्लासेस, फिजिकल क्लासेस की टाइमिंग्स क्या है, और दूसरा ये कि जो फिजिकल क्लास हम लेंगे कराची में, तो रहमान साहब वहाँ फिजिकली मौजूद होंगे? जी जी सर, फिजिकल क्लास का मतलब ही यही है कि रहमान साहब बजाते खुद वहां पर आपके सामने बैठे होंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो क्लासेस हैं आपकी, वो क्लासेस जो हैं सर इंशाल्लाह ताला सैटरडे संडे, सैटरडे को 4 से 6 और संडे को इंशाल्लाह ताला तकरीबन 2 से 4, या हो सकता है वही सेम टाइमिंग हो 4 to 6 की। तो कल क्लास होगी क्या संडे को? नहीं सर, कल नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, नेक्स्ट सैटरडे को। ओके, नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होगी, फिर कंटिन्यू हर सैटरडे संडे ऐसे? यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, ऐसे ही ऐसे ही। ठीक हो गया। वैसे आपकी आवाज मुर्तजा वहाब कराची के मेयर से बड़ी मिलती है। हाँ सर, ये बेसिकली मुझे भी 50वां बंदा कह रहा है ये बात। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैं मुझे ये कहा तो ठीक। मुझे भी यही समझ आया। बस नहीं, आप आवाज बोल मिलाइएगा, भी उन्हीं काम की ना तरह मिलाइएगा प्लीज। आवाज मिलाएं, रहे। काम ना मिलाइएगा आप प्लीज। आप माशाल्लाह बोल भी उन्हीं की तरह रहे और आप घेर भी उन्हीं की तरह रहे। चलिए जी असान साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला जब आप नेक्स्ट वीक आएंगे तो मैं आपको यही मिलूंगा, डोंट वरी। तो इंशाल्लाह मैं खुद जरूर बजाते खुद इस मुलाकात क्लास के होगी। अंदर बैठा हूँ। ठीक है जी। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? सलामकुम।
हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम, शहजाद बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका लेक्चर रहा है। मैं सोच रहा था ये करने का, क्योंकि मेरी कंपनी ने मेरे को पर एक जिम्मेदारी डाली है सेल टैक्स सबमिशन की। तो उसके अंदर हमारे एचएस कोड के अंदर बड़ी, जिसे कहते हैं ना, पेचीदगियाँ हैं। ना मुझे सेल टैक्स का बैकग्राउंड है, ना टैक्सेशन की कुछ अलिफ बे पता है। तो ये कोर्स सीख के बस अपने आप को इस काबिल रखना था कि मैं सारी जो मसला मसाइल है सीख सकूँ। तो एंड ऑफ द कोर्स लेक्चर्स 3 महीने के बाद क्या इस काबिल हो जाएंगे कि ये सारी पेचीदगियाँ और मामलात और मसले मसाइल जो होते हैं, कि मैं तो प्रोडक्शन का बंदा हूँ, अब ये सेल टैक्स वगैरह में आना शुरू हुआ हूँ, तो ये कर पाएंगे नहीं कर देखिए, पाएंगे? तो मैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। असगर साहब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये बेसिकली टैक्स पढ़ाने को बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। जी जी टैक्स, सेल्स टैक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसकी पेचीदगियाँ हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए, उन्हीं को एड्रेस करने के लिए ये प्रैक्टिकल कोर्स आपके सामने रखा है। अब अच्छा अच्छा आपकी जॉब से रिलेटेड या आपके जो भी मामलात हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जी उसके जी जो भी अगर कुछ सिनेरियोज आपको समझ में आते हैं कि जी ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो आप बिल्कुल हमारे ट्रेनर के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह सही। ताला यू विल गेट द सॉल्यूशन। चलें ठीक है। एक और सवाल था मेरा इससे मुतालिक कि भाई सैटरडे को तो मैं क्लास ले सकता हूँ आपकी जो टाइमिंग है, लेकिन संडेज़ की क्लासेस को बाकायदा, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, बाद वक्त कोई फैमिली कमिटमेंट आ जाती है, बंदा ना अटेंड कर सकता, सर तो इसका इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग लगनी चाहिए। आप सबको बताता चलूं कि जो क्लास जिस तरीके से यहाँ पर आपको डिलीवर की जा रही है, रहमान साहब इसको कर रहे होंगे, उसी तरीके से आप वो क्लास, अगर आप नहीं आ सकते तो आप घर बैठ के लाइव सुन लें। आप वो काम भी नहीं कर सकते तो सर आपको पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा, उस पोर्टल के ऊपर आप जो है जाके जो है अपना रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। वो जब कभी बहुत आपका शुक्रिया, चाहे बस वो मैं पोस्ट कर, यही चाह रहा था, या ये वो पूछना पोर्टल ही का चाह। जो एक्सेस है वो आपको ड्यूरिंग एंटायर बैच आपको भी मिलेगा, और बैच खत्म होने के 1 महीने के बाद तक भी आपको उसका एक्सेस मिलेगा। ये भी मैं जी जी आपको बता, बिल्कुल आपकी बात काटने बाद ऐसा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, दोबारा लेक्चर सुनने के बाद वो चीज़ें वाज़ेह हो जाती है ना फिर। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही वो बिल्कुल आपको एक्सेस मिलेगा, आप उस पर बिल्कुल बात सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी सर, हेलो हेलो। जी जी सर, क्या? जी जी, क्या सर क्वेश्चन मेरा है एक, सर आपका? हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ सर। जी मेरी अर्जी ये है आपसे कि एक तो आज के इसकी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सर वो जो एक है कि आप जो है 90% ज्यादा नहीं कर सकते एडजस्ट, जी जी, मतलब अपना सेक्शन इनपुट का, 8B। उसको थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर देंगे, बड़ी ना बोले। थैंक यू सर। सर देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि वसीम साहब के जो आपको जो रिकॉर्डेड ये ओरिएंटेशन क्लास है, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर में ग्रुप में आपके साथ जो है इसको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बाकी जो शुक्रिया। इसके बाद जो है, तो सर जिस सेक्शन 8B का जो मामला है ना, बेसिकली वो होता ये है कि मिसाल के तौर पर आपकी 1 महीने परचेज हो जाती है हाई, और उस, लेट सपोज आपने परचेज की होती है 150 रुपए की, और आपने यस। सेल किया होता है, सॉरी परचेज की होती है आपने लाख रुपए की, और लाख रुपए पे आपने टैक्स पे किया होता है 1,80,000 रुपये 18% के हिसाब से, राइट? और आप आगे जो सेल करते हैं वो करते हैं 5 लाख रुपए की, उस पे जो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया होता है वो किया होता है 90,000 रुपये। अब ठीक है। जो सेल्स टैक्स कंप्यूटेशन का जो फॉर्मूला है, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है जी हमारे पास 90,000 रुपये, और मेरे पास इनपुट टैक्स है जी 1,80,000 रुपये। तो देखा, अगर इस फॉर्मूले को मैं अपने सामने रखूं तो इसमें मुझे 90,000 रुपये रिफंड मिलना चाहिए, इधर से गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जी सर। गवर्नमेंट कहती है कि भाई सेक्शन 8B जो उन्होंने ये अप्लाई कर दिया है इस कानून के अंदर, वो कहते हैं कि भाई जब आपकी इनपुट टैक्स हाई हो, आपका आउटपुट टैक्स लो हो, तो क्या होगा ठीक जी? है। होगा ये कि आपने आउटपुट टैक्स का 10% हमें पेमेंट करनी होगी। ठीक है सर। तो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया जी 90,000, उसका 10% कितना बना? 9 लाख सर। 9,000। वो 9,000 रुपये की पेमेंट आपको जो है, वो कहते हैं कि जब 9,000 रुपये की पेमेंट कर दे। अब इसमें कानून में कहीं 10% की कहानी नहीं लिखी हुई, कानून में लिखी हुई है 90% की एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। उसके लिए पूरी एक एग्जांपल बनानी पड़ेगी, आपको समझानी पड़ेगी कि इनपुट आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे होती है। लेकिन ठीक है अगर सर, आप बात को दूसरी तरफ एंगल से समझने की कोशिश करें, तो उसका आंसर ये निकलता है कि आपको आउटपुट टैक्स टैक्स का 10% की पेमेंट करानी है। करनी पड़ेगी। ठीक। ठीक है जी। ओके, क्लियर सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हाँ सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा सर, इस तरह है कि ये तो सेल टैक्स आप हमें बता रही हैं, अनेक्स्चर वाइज भी बता रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि अब क्योंकि सेल टैक्स का रियल टाइम इनवॉइसिंग शुरू हो गई है, जो पॉज लग रहे हैं डिजिटल इनवॉइसिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स यस। को,
एग्जैक्टली सर। तो उसके बारे में भी कुछ बताएंगे या उसका कोई सिनेरियो बिल्कुल बता बताएंगे देंगे सर, क्या? बिल्कुल बताएंगे। अगर हम डिजिटल इनवॉइसिंग को वो फॉरगो कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, तो सर फिर फायदा क्या हुआ इस कोर्स का? इस कोर्स का मकसद ये है कि जो इस दफा फाइनेंस एक्ट के अंदर 2026-27 के अंदर अपडेशन आई है वो, और जो डिजिटल इनवॉइसिंग का जो चक्कर चल रहा है, वो सारी चीजें आपको इंशाल्लाह इसके अंदर बताएंगे। जी, क्योंकि सर मैंने लास्ट टाइम कोर्स किया था ना सेल टैक्स का, तो उसमें उन्होंने ये चीज नहीं बताई ना, रियल टाइम इनवॉइसिंग की। सर मैं आपको तो बताता बस चलूं कि ये कोर्स बेसिकली कन्वेंशनल कोर्स नहीं है। ये कोर्स एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कोर्स है। आपको इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपको कानून तो पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी और आपसे करवाएंगे भी इंशाल्लाह। ये ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का जी कोई क्वेश्चन? चले जी, मैं फिर इस ओरिएंटेशन सेशन को यहाँ पर जो है कंक्लूड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जी जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने ये ओरिएंटेशन जो है उसको ज्वाइन किया है, तो कुछ उनको सीखने को मिला होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल सेशन रहा है हमारा आज का ये। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ओरिएंटेशन जो सॉरी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, उसमें फिजिकली रहमान साहब विल बी देयर इन हियर इन कराची कैंपस, और वो डिटेल सारी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के निकलेंगे, और हमारे जो ट्रेनर हैं वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से सिखा के पढ़ा के ट्रेन करा के निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चन ले ले कुछ। जी जी बिल्कुल, आप ले लें, आप उनके क्वेश्चन ले लें सर, बिल्कुल। जी, आप में से कोई कोई सवाल करना चाहता हो प्लीज। नहीं, ये सिर्फ सेल्स टैक्स का कोर्स, सेल्स टैक्स का पूरा कोर्स है, और कोशिश करेंगे कि उसमें जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया 8B के हवाले से, या उन्होंने डिजिटल इनवाइस के हवाले से, तो वो भी असल एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरा सेल्स टैक्स जो डिपेंड कर रहा है वो आपका डिजिटल इनवाइस पे कर रहा है। ये तो डिजिटल, अब तो गवर्नमेंट इसमें जो फोकस है इस बजट का। अच्छा, हमारा ये जो सेशन होगा ये फाइनेंस एक्ट 2026 की अमेंडमेंट के साथ होगा, हम पास नहीं, इसमें जो जो अमेंडमेंट आई है वो आपको बताएंगे। और डिजिटल इनवाइसिंग एक पूरा एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। उसमें ब्रीफली इसको भी, और कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल भी आपके साथ डिस्कस करें, बीइंग अ रिटेलर क्या होता है, तो उसको देखते हैं क्या सेटिंग बनती हो जाए। बिल्कुल, एसआरबी है, एसआरबी के साथ मेरे ख्याल है इन्होंने सब कहा हुआ है। एसआरबी है, पीआरए है, बीआरए है, बलूचिस्तान रेवेन्यू, और केपीआर है। जी रहमान साहब, मैं थोड़ा सा आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। बेसिकली एसआरबी में हम मेन फोकस रखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन साथ साथ इनको बाकी जो रिमेनिंग प्रोविंसेस की रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनका भी फेवर देंगे इंशाल्लाह। हाँ एग्जैक्टली, यानी एसआरबी की पूरी रिटर्न वगैरह बाकी आपको थ्रू थॉरो नॉलेज दे देंगे, क्योंकि ये कराची बेस्ड प्रोग्राम है। और जो इश्यूज आते हैं कि आजकल इस बार का एसआरबी के साथ रिटर्न नहीं होती, तो कॉस्ट से वैसे जाती है, तो रिटर्न नहीं नहीं होती, कुछ ले जाते हैं, वो कितना टाइम नहीं। वो देखिए, अगर वो टेक्निकल इशू है तो हम क्या बता सकेंगे, अगर मतलब प्राल का कोई इशू है, डिजिटल इनवाइस से उठ के नहीं आ रही, तो उसमें तो हम भी वहीं बैठे हुए होते हैं 5th फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे और 11th फ्लोर पे, उनके आगे मिन्नतें कर रहे होते हैं कि जी ये इनवाइस से उठकर नहीं आई, या उस सॉफ्टवेयर हाउस से कंसल्ट करते हैं, या तो हमने प्राल से सॉफ्टवेयर लिया हुआ होता है, या हमने किसी कंपनी को हायर किया हुआ है, उसको फोन पे फोन 24 आवर्स हमारा स्टाफ लगा रहता है, भाई ये इनवाइस से नहीं उठ के आ रही, ये इनवाइस से नहीं उठ के। देखिए, जो टेक्निकल इशू है, आ, थोड़ा सा माजरत के साथ, ये सिस्टम है IRIS, लेकिन जिस दिन से ये लॉ जो है हम इसको कहते हैं वायरस है, 100% ये वायरस है, ये आपको ऐसा घुमाता है कि बस अल्लाह करे ना घूमे जी। वो तो अब इन्होंने किया है, जब से इन्होंने ये कहा है कि आपने इनवाइस से फीड कर दी और आप 72 आवर्स के अंदर उसमें एडिट कर सकता, ये वो ऑप्शन है। पहले मतलब एडिट का कोई ऑप्शन नहीं था। इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि एक एक इनवाइस दो दो दफा उठा लेते। अब आपने तो एक इनवाइस, कामरान साहब ने जो है वो एक इनवाइस दी थी, अब इनकी सेल 2 दफा बता दी, इनकी लाइबिलिटी बढ़ गई, इनके मजे आ गए। तो ये बात है जी। और कोई? ठीक है जी, शायद कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह जी ताला रहमान साहब, नेक्स्ट बिल्कुल इसको कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट सैटरडे को हमारी जो क्लास होगी वो टाइमिंग इंटीमेट कर दी जाएंगी, और इंशाल्लाह हम बाकायदा जो है अपने इस प्रोग्राम के कोर्स का आगाज करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। ठीक ठीक है जी, अगेन इंशाल्लाह मुलाकात थैंक यू होगी आप सबसे नेक्स्ट। आईसीटी उसने मुझे यहाँ बुलाया, और आप तमाम लोगों का, चाहे वो ऑनलाइन लोग हैं या बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू ओके जी।